हेलो दोस्तों। लो फिर आ गए हम एक नई वीडियो के साथ। और क्या सोचा था, नहीं आएंगे? आएंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। और इसी मोटिवेशन के साथ आज स्टार्ट करते हैं हम न्यू चैप्टर अपना। और जैसे कि आप सब जानते हैं, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले थे और नया चैप्टर है हमारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। और सबसे पहले आप सब बता दीजिए, आप बढ़िया है नहीं है? और आई होप सब बढ़िया ही होंगे। और आज हम स्टार्ट करते हैं अपना न्यू चैप्टर, ठीक है। और मैं स्वागत करता हूं आपकी आपके यूट्यूब चैनल PRGS क्लासेस पे। और अब आज हम स्टार्ट करने वाले हैं राज्य के निर्देशक तत्व। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि जो राज्य के निर्देशक तत्व हैं, जो हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये हमारे भाग 4 में दिए गए हैं। कहाँ दिए गए हैं? हमारे ये भाग 4 में दिए गए हैं। भाग 4 में इनको रखा गया था, हमारे संविधान के भाग 4 में इन चीज़ों को रखा गया था। और मैं आपको से कुछ बताना चाहता था कि आप मेरा जो चैनल है ये अभी क्या है कि एक स्टार्टिंग चैनल है, तो मुझे अभी कुछ इतना इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। तो मैं चाहता हूँ कि आप इस पर अच्छा रिस्पॉन्स दें, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिल सके और मैं आपको और अच्छे से अच्छा पढ़ा सकूँ, ठीक है। तो इसी मोटिवेशन के लिए मैं आपसे मैं कह रहा था कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सपोर्ट करें। और मैं आपको एक अच्छा कंटेंट बना के दूंगा, और एक अच्छा से अच्छा ही कंटेंट, मैं अब भी आपको एक अच्छा ही कंटेंट आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ, दे रहा हूँ, ठीक है। इसको ऐसा ना समझे कि ये कंटेंट बेकार है। ये एक स्टैंडर्ड बुक से पढ़ाया जा रहा है और एक स्टैंडर्ड टीचर के थ्रू ही मैंने पढ़ा था और मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ये बेकार है या वो है। अगर आप इस चीज़ को पढ़ते हैं ना, तो मैं गारंटी देता हूँ, आप किसी भी टीचर से पढ़ लीजिए, किसी भी टीचर से, वो इससे अलग नहीं पढ़ाएंगे, वो सेम पढ़ाएंगे। बस इतना है कि मेरा स्टार्टिंग है, तो कुछ चीज़ें हैं कि नई चीज़ें, मैं कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको कुछ अलग कर सकती हैं, कुछ अलग दिखा सकती हैं। पर ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अलग होगा, ठीक है। बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो आई होप आपको समझ रहे होंगे। तो इसी उसके साथ हम स्टार्ट करते हैं आज अपना नया चैप्टर, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। जो हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, हम सब जानते हैं भाग 4 में दिए गए हैं। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर आप काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे संविधान में भी इस चीज़ को रखना। ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, ये हमारे जो संविधान है, ये कहाँ से लिए गए थे? ये हमारे संविधान में स्विट्जरलैंड से लिए गए थे। कहाँ से लिए गए थे? स्विट्जरलैंड से। कहाँ से लिए गए थे? हमारे संविधान में ये लिए गए थे। मैं इसको लिख देता हूं, स्विट्जरलैंड से लिए गए थे। और स्विट्जरलैंड जो लिए थे, स्पेन से लिए थे। कहां से लिए थे? स्पेन से लिए थे। हमने कहां से लिए थे? स्विट्जरलैंड से लिए थे। स्विट्जरलैंड। अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम हो तो बता देना। स्विट्जरलैंड से लिए थे, और हमने स्विट्जरलैंड से लिए थे। और हमसे किसने जो हमसे जब लिए गए थे, किसने हमने जो लिए थे, ये तो स्विट्जरलैंड से लिए थे। स्विट्जरलैंड ने जो लिए थे वो स्पेन से लिए थे। कहाँ से लिए थे? स्पेन से। तो अगर क्वेश्चन आता है कि भारत ने कहाँ से अपने संविधान में मूल राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लिया था, तो वो कहाँ से लिया था? तो वो कहाँ से लिया था? स्विट्जरलैंड से लिया था। और स्विट्जरलैंड ने कहाँ से उस पहली बार जो हमारे जो ये DPSP हैं, मैंने DPSP कहूँगा शॉर्ट फॉर्म में, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, DPSP, वो कहाँ बने थे? वो स्पेन में बने थे। तो दो तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि पहले कौन से देश में इनका निर्माण हुआ था, तो वो स्पेन में हुआ था। और भारत ने जो लिए थे वो स्विट्जरलैंड से लिए थे, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है, काफ़ी बार इस पर क्वेश्चन आ चुका है। तो आई होप सब समझ रहे होंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना राज्य के निर्देशक तत्वों के बारे में। हमारे यहाँ जो 3 तरह का, हमारे जो संविधान में इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड करा गया है। जो ये DPSP है, इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड करा है। और 3 पार्ट्स में जो डिवाइड करा गया है वो 3 विचारधाराओं के आधार पर डिवाइड करा गया है, ठीक है। वो 3 विचारधारा कौन कौन सी है? एक तो है तुम्हारी समाजवादी विचारधारा, ठीक है, जिसमें समाज जैसे कुछ हमारे संविधान जो निर्माता थे, कुछ लोग ऐसे थे जो समाजवादी विचारधारा से प्रेरित थे। तो
कुछ पार्ट जो था वो समाजवादी विचारधारा से लेके इसमें रखा गया था। कुछ जो आर्टिकल्स हैं, कुछ जो एक्ट्स हैं, जो आर्टिकल्स हैं हमारे, वो समाजवादी विचारधारा से प्रभावित है। कुछ जो समाज, उसमें जो हमारी संविधान सभा थी उसमें कुछ लोग थे जो गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित थे, तो उसमें कुछ आर्टिकल जो है वो गांधीवादी विचारधारा के हैं। और कुछ उदारवादी भी हैं, जो कुछ नरम दिल के आदमी थे, कुछ नरम आदमी थे, तो उन्होंने उनके कहने के थ्रू तो उन्होंने कुछ ऐसे आर्टिकल्स रखे थे जो हमारे उदारवादी बात को दिखाते हैं, उदारवादी चीज़ों को दर्शाते हैं। तो हम उन चीज़ों को भी अलग करेंगे। तो मेनली हमारे जो तीन जो हमारे ये जो है 3 भागों में डिवाइड करा गया है, इसे जो है 3 विचारधाराओं के आधार पर है। ये पहली है समाजवादी विचारधारा के आधार पर। दूसरा है गांधीवादी विचारधारा, ठीक है। और तीसरी है उदारवादी। कुछ उदारवादी विचारधारा के भी थे, ठीक है। तो इन 3 विचारधारा के आधार पर हमारे जो डीपीएसपी है उसमें जो हमारे आर्टिकल्स हैं उन्हें डिवाइड करा जा सकता है। तो मैं उन्हें डिवाइड भी कर दूंगा, मैं आपको बता दूंगा कि उसमें गांधीवादी में कौन कौन से आर्टिकल्स हैं जो गांधीवादी के हैं, कौन कौन से आर्टिकल हैं जो समाजवादी के हैं, कौन कौन से आर्टिकल हैं जो विचारवादी के। तो आपको घबराना नहीं है और सिर्फ लगा रहना है मेरे साथ और अच्छे से तैयारी करनी है। तो मैंने ये कुछ आर्टिकल्स लिख लिए थे क्योंकि ये बोर्ड जो है काफ़ी छोटा है, जैसा आप सब जानते हैं। तो ये छोटा बोर्ड है, तो मैंने कोई सब एक साथ लिखता तो मैं बहुत टाइम, वीडियो में बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता। तो मैंने कुछ ऑलरेडी लिख के रख लिए थे, बाकी मैं आपको पढ़ाते पढ़ाते हाथों हाथ लिख दूंगा, ठीक है। तो पहला जैसे हमने आर्टिकल जो हमारा स्टार्ट होता है वो आर्टिकल 36 से स्टार्ट होता है। आर्टिकल 36। तो आर्टिकल 36 हमारा क्या कहता है? आर्टिकल 36 कहता है हमारे राज्य की परिभाषा। जो हमारे डीपीएसपी है उसमें राज्य की क्या परिभाषा है? जो हमारे डीपीएसपी है उसमें राज्य की वही परिभाषा है जो हमारे मौलिक अधिकार में है, ठीक है। हमने जो मौलिक अधिकार चैप्टर पढ़ाया था उसमें मैंने आपको राज्य की परिभाषा बताई थी कि राज्य परिभाषा, राज्य का मतलब है, राज्य का मतलब कोई एक विशेष राज्य से नहीं है, राज्य का मतलब यहाँ पूरे केंद्र से है, पूरी एक राष्ट्रीयता से, पूरे एक नेशनल, पूरे भारत कह सकते हैं, संपूर्ण भारत से है। पूरे संपूर्ण भारत को ही एक राज्य माना गया है इसमें, ठीक है। कोई जैसे उत्तर प्रदेश हो या आपका हरियाणा हो या उत्तराखंड हो, ऐसे डिवाइड नहीं है इसमें। राज्य ये नहीं है, राज्य का मतलब है पूरा होल भारत, पूरा भारत, ठीक है। तो इसमें राज्य को पूरा भारत के थ्रू बताया गया है। तो इसमें जो परिभाषा दी गई है आर्टिकल 36 में, राज्य की जो परिभाषा बताई गई है वही परिभाषा बताई गई है जो हमारे मौलिक अधिकार में जो परिभाषा दी गई है वो ही हमारे इसमें परिभाषा दी गई है, ठीक है। दूसरा आर्टिकल हमारा 37 है। हमारा आर्टिकल 37 क्या कहता है? हमारा राज्य का नीति निर्देशक तत्वों का विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करने का राज्य का कर्तव्य है। जब राज्य किसी विधि को बनाता है, जैसे कि कुछ बातें मैं और बता देता हूं, राज्य की जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये जो है गैर न्यायोचित है। मतलब जैसे हमारे मौलिक अधिकार थे, अगर हमारा उनका उल्लंघन होता तो हम कहाँ जा सकते थे? सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे आर्टिकल 32 के माध्यम से, 226 के माध्यम से हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे। पर क्या है, ये गैर न्यायोचित है, मतलब इनके उल्लंघन पर हम न्यायालय नहीं जा सकते, ठीक। अगर इनका हमारा उल्लंघन होता है, इन आर्टिकल्स का हमारा उल्लंघन होता है, अगर ये राज्य हमारे, ये हमें जो मिले गए हैं ये हमें नहीं मिले, ये राज्य को मिले हैं। राज्य का कर्तव्य है कि इन आर्टिकल्स को जब विधि बनाए उनमें अपनी विधियों में इन्हें लागू करे, ताकि हमारे देश में जो लोक कल्याण हो सके, लोगों की सामाजिक आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ किया जा सके, जो राज्य का है एक विकास, राज्य का एक सुदृढ़ विकास हो सके, उसके माध्यम से लिए राज्य को ये राज्य की ये कुछ आर्टिकल्स हमारे बताए गए हैं हमारे संविधान में कि राज्य इन आर्टिकल्स को फॉलो करे और अपने जो विधियां बनाता है उसमें लागू करे, ताकि हम जो देश है उसका निर्माण हो सके, एक सुदृढ़, हमारा देश एक सुदृढ़ विकास की ओर जा सके, अपना विकास कर सके, ठीक है। तो हमारे जो राज्य की नीति निर्देशक है ये गैर न्यायोचित है। इस चीज को भी आप लिख लीजिए, ये क्या है जो डीपीएसपी होते हैं, गैर न्यायोचित है। ये इन्हें न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, ठीक है, न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। तो राज्य का क्या कर्तव्य होगा? और दूसरी चीज, जो हमारे जो मौलिक अधिकार हैं, ठीक है, वो हमें हर व्यक्ति के प्रति, मतलब किसी व्यक्ति के खिलाफ या सरकार के खिलाफ मिले हुए थे हमें, और वे प्रत्येक व्यक्ति को मिले गए थे, ठीक है।
ये किसी व्यक्ति को नहीं मिले हो, ये राज्य के कर्तव्य हैं। एक तरह से कह सकते हैं कि राज्य का कर्तव्य होगा कि वो अपने विधि में इन्हें यूज करे, ये कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, मौलिक क्या थे, वो हमारे अधिकार थे, ये अधिकार नहीं है, ये सिर्फ कर्तव्य है, वो भी राज्य के कर्तव्य हैं। कर्तव्य कि राज्य इन्हें अपने उसमें शामिल करे और अपने जो विकास उसमें इनसे विकास जो हमारा वो हो सके। ठीक है, सुदृढ़ विकास हो सके, तो इन चीजों को उसमें शामिल करें। और तीसरा तो हमारा क्या है, विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। ठीक है, तो राज्य कर्तव्य 37 में क्या कहा गया हमारा कि जब भी राज्य कोई विधि बनाए, कानून बनाए, उसमें इन तत्वों को लागू करें, इन तत्वों को रखे, ये हमारा आर्टिकल 37 कहता है। ठीक है, 1 मिनट में देख लेता हूँ, मेरा आई थिंक कुछ दिक्कत हो रही है इसमें कैमरे में। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या हमारा 38, आर्टिकल 38। हमारा 38 क्या कहता है, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय लोक कल्याण के लिए। आर्टिकल जो 38 कहता है कि राज्य प्रत्येक व्यक्ति के लिए लोक कल्याण के लिए क्या करे, वो सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय की बात करे। ठीक है, अपने जो कानून बनाए उसमें सामाजिक न्याय को बढ़ावा दे, आर्थिक न्याय को बढ़ावा दे और राजनीतिक न्याय को भी वो बढ़ावा दे। ठीक है, और क्या करे, आय की समानता को आय की जो असमानता है, जो गरीब और अमीर का फासला है, उससे से कम करने की कोशिश करे, सभी लोगों को एक समान लाने की कोशिश करे। पर ऐसा हो नहीं सकता, हम सब जानते हैं गरीब अमीर की जो खाई है वो कभी नहीं पाटी जा सकती, हो ही नहीं सकता। जिस दिन ये पट गई तो समझ लीजिए बहुत सारे काम काज सब पट हो जाएंगे। ठीक है, अगर हर व्यक्ति अमीर हो जाए तो फिर जुत्ती कौन पॉलिश करेगा भाई, समझ रहे हो ना, कार कौन धोएगा अगर सभी अमीर हो जाएंगे। ठीक है, और सभी गरीब हो गए तो भी दिक्कत है, अगर सभी गरीब हो गए तो भाई जियो कौन लॉन्च करेगा, नेट कहां से मिलेगा तुम्हें, समझ रहे हो। तो इसी प्रकार तो भैया फिर भी क्या कहा गया, इनमें कहा गया है कि फिर भी जो हमारे राज्य है वो ऐसे काम करे कि जो आय की असमानता है उसे कम से कम किया जा सके। ठीक है, आय की असमानता को कम किया जा सके। ठीक है, और लोगों की प्रतिष्ठा, सुविधा और अवसर की समानता सुनिश्चित करना। और जो लोगों की प्रतिष्ठा है, प्रत्येक व्यक्ति को एक उसकी जो प्रतिष्ठा है, उसे प्रतिष्ठा समझते हैं आप, प्रतिष्ठा मतलब किसी की प्रतिष्ठा कह सकते हैं, आपकी कोई पहचान है या आपकी कोई मर्यादा, आपकी एक वैल्यू है, कहते हैं ना प्रतिष्ठा है मेरी एक अपनी वो प्रतिष्ठा मत समझ लेना, समझ रहा हूं मैं कौन सी प्रतिष्ठा समझ रहे हो तुम, है ना, वो मेरी पड़ोस वाली वो ना। प्रतिष्ठा का मतलब समझो कि हमारी एक इमेज होती है, एक वैल्यू होती है, उसे कहते हैं ना, हमारी कुछ भी कम हो जाए वैल्यू कम नहीं होनी चाहिए, वैल्यू बढ़ाओ अपनी। तो वही प्रतिष्ठा और सुविधा, जो हमें समाज में सुविधा मिलती है, और जो अवसर है उसकी समानता, हर व्यक्ति को समान अवसर मिलने चाहिए सामाजिक कार्यों में। इसके लिए क्या करे, जो राज्य है वो कानून बनाए और अपनी विधियों में ऐसी कोशिश करे कि वो ऐसा करे कि आय की असमानता हो, लोगों की प्रतिष्ठा बढ़े, सुविधा मिले उन्हें और अवसर की समानता मिले। ठीक है, तो इस प्रकार के वो कार्य करे। ठीक है, तो ये बात किसमें कही गई, हमारे आर्टिकल 38 में इस बात को कहा गया है। ठीक है भाई, और ज्यादा फास्ट तो नहीं पढ़ा, ज्यादा फास्ट पढ़ाऊं तो आप बता सकते हैं कमेंट करके, बता दे करो यार, तुम तो ऐसी बात करो, बताते हो तो हो नहीं, बताया करो ना यार, जब तुम बताओगे जब तो कुछ होगा, बताया करो ज्यादा से ज्यादा। और आर्टिकल 39 में क्या कहा गया, 39 में कहा गया हमारा सभी नागरिकों को पर्याप्त साधन प्राप्त कराना। ठीक है, वही बात है अवसर जैसा कि प्रत्येक व्यक्ति को जो सामाजिक साधन है, हमारे सामाजिक साधन समझ रहे हो, हमारी सड़क है, सड़कें जो हैं हमारी हैं, क्या कह रहे हो, नाम थोड़ा लिखा, वो कह दिया ना, कहावत है ना, तेरे बाप की सड़क है क्या, हाँ हाँ मेरे बाप की है, तो वही है, सभी के बाप की है, हम सब टैक्स देते हैं तो सभी के बाप की है। ठीक है, तो सभी को पर्याप्त साधन प्राप्त कराना, कि जो सामाजिक साधन होते हैं ना प्रत्येक व्यक्ति को, उसे समान रूप से प्राप्त कराना सभी के लिए। कोई भी चीज सामाजिक चीज है उसका सभी लोग उपयोग कर सके, सदुपयोग कर सके, उसके लिए राज्य सरकार प्रयास करेगी। ठीक है, दूसरा भौतिक संसाधनों का समग्र वितरण। जो भौतिक संसाधन है जैसे रोडवेज, ठीक है, ट्रेन,
इनके जो संसाधन है, ये भौतिक संसाधन जो है हमारे, तो उनका समान वितरण हो, सभी के लिए समान इक्वल वितरण हो, किसी के लिए ऐसा ना हो कि किसी को ज्यादा है किसी के लिए कम, ऐसा ना हो, ठीक है, सभी को समान वितरण किया जाए, ठीक है। जैसे नाज बटाता भी आपने राशन खाया होगा फ्री का, बहुत बहुत राशन खा रहे लोग आजकल फ्री का। गवर्नमेंट की पॉलिसी बहुत खराब है मेरे हिसाब से, क्योंकि इसमें पारदर्शिता की कमी है। क्योंकि आज मैंने देखा है ऐसे लोग भी राशन लेते हैं जो बहुत मालदार हैं, और बेचारे जो गरीब लोग हैं वो राशन नहीं ले पाते। तो इसमें इम्प्लीमेंट में कुछ कमियां हैं। योजना बढ़िया है पर इसमें इम्प्लीमेंट में कमी है। तो जितने भी लोग मेरी वीडियो देख रहे हो तो भाइयों वो गरीबों के लिए है, मत ले करो, ठीक है। हाँ, तो भौतिक संसाधनों का समग्र वितरण, तो जो भौतिक संसाधन है उनका जो है एक समान वितरण किया जाए, मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो, इक्वल उन्हें डिवाइड किया जाए। इसकी बात कौन कहता है? हमारा आर्टिकल 39 में इस बात को भी कहा गया है। इस पुरुष स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन, बहुत तगड़ी बात कह दी इन्होंने वो। हाँ, पहले क्या था कि आपने देखा होगा किसान जैसे बहुत से जो लोग गांव में बिलोंग करते हैं, उनके यहाँ खेतों में कुल औरतों काम करते हुए देखा होगा उन्होंने। तो वहाँ क्या है कि जो पुरुष हैं उन्हें 300 रुपये मजदूरी दी जाती है, पर जो स्त्रियां हैं उन्हें 200 रुपये मजदूरी दी जाती है। पर क्यों भाई? काम स्त्री पुरुषों से ज़्यादा करती हैं। तो इस चीज को खत्म करने की बात भी कही गई है हमारी आर्टिकल 39 में, ठीक है, कि भैया पुरुष स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाना चाहिए, ठीक है, समान कार्य के लिए समान वेतन। समझ रहे हो ना? यूं मत क्या करो कि वो तो घर का काम करे खाली, घर का देखियो एक दिन घर का काम पता चल जाएगा। तो भैया स्त्री पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाने की बात कही है इसमें, ठीक है। और चौथी बात क्या कही है? कर्मकारों को स्वास्थ्य और शक्ति के आधार पर रोजगार दिया जाना। ये भी बहुत कैडी बात कह दी इन्होंने, बहुत कैडी बात कह दी हो। हाँ, तगड़ी बात है बिल्कुल यो। इसमें क्या कह दिया इन्होंने? कार्य के स्वास्थ्य और शक्ति के आधार पर रोजगार। अब तुम बुढ़े आदमी को कहने लगो कि भैया तू दिन रात फाला चला, फाला काम दे दिया तो दिक्कत आ जाएगी नहीं भाई। या किसी कोई कमजोर आदमी है ना, उससे कह दीजिए हथौड़ा चला या पत्थर ढो, इट्टी ढो, तो गलत है ना। तो भैया ये बात ये क्या कहता है? कामगारों को जैसा उसका स्वास्थ्य है उसी के आधार पे उसे काम दिया जाना चाहिए, ठीक है। जैसा काम उसकी स्वास्थ्य, जैसे उसकी शक्ति, उसी के आधार पर उसे कार्य। इस चीज को भी हमारी जो सरकार है, हमारी जो राज्य सरकारें होती हैं, जो सरकार है, इस चीज का भी ध्यान दे कि जो इसमें कहा गया हमारे डीपीएस में कार्य विधि बनाते समय कि प्रत्येक कामगार को स्वास्थ्य शक्ति के आधार पर रोजगार देने का वो होना चाहिए, रोजगार दिया जाए। और बच्चों को सुकुमार अवस्था दुरुपयोग से रोकना। और बच्चों की सुकुमार व्यवस्था का मतलब जो एक नाजुक, मतलब एक छोटेपन का बचपन कह सकते हैं, बचपन को ना मारा जाए भाई। उनके बचपन में उनसे ऐसे कार्य ना कराए जाए जिससे उनका बेचारों को बचपन ही खोया जाए। क्या होता है कि जो बेचारे बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं गरीब, जो कार्य करने के लिए मजबूर हैं, 2 टाइम की रोटी के लिए भी बेचारे मजबूर हैं, तो उनके साथ ऐसा ना किया जाए कि वो उनका जो बचपन खोया जाए। तो उस चीज़ को भी ये रोक लगाता है। अब इसमें क्या था, कुछ हमारे जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, ठीक है, तो उसमें 39 में जोड़ा गया था एक बच्चों के स्वास्थ्य विकास के लिए अवसर की सुरक्षा। जो बच्चों का जो स्वास्थ्य होगा उसे सुधारने के भी कार्य किए जाएंगे, उसे सुधारने को, उसके स्वास्थ्य को सुधारने का के लिए, विकास के लिए कार्य किए जाए, वो भी 39 में दिया गया है 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से। और 42वें संविधान संशोधन में ही एक और जोड़ा गया था 39 कै। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात की गई थी, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आज आप सब जानते हैं सभी के लिए निःशुल्क समान न्याय प्राप्त करने का अधिकार। जो गरीब व्यक्ति है वो बेचारा, आप सब जानते हैं कि कोर्ट की कार्रवाई कितनी महंगी होती है, वकील कितने पैसे लेते हैं। आज एक आम इंसान कोर्ट में जाने के लिए बेचारा सोचता है कि रफड़ा ऐसे ही कट जाए, 10-20 हज़ार रुपये भारी देख के कट जाए, क्योंकि उसे पता है अगर वो कोर्ट जाएगा तो भाई बहुत पैसा देना पड़ेगा। कोर्ट की जो कार्रवाई है भारत में सही में ही बहुत ही महंगी कार्रवाई है। तो उससे बचने के लिए गवर्नमेंट क्या कहती है कि सरकारों का यह कर्तव्य होगा कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए, राज्य के जो भी उसके राज्य का प्रत्येक व्यक्ति है, उसे निःशुल्क न्यायिक सुरक्षा प्राप्त कराई जाए, ठीक है। उसे निःशुल्क, उसे न्यायिक जो समानता है, न्याय सुलभ कराया जाए, उसे न्याय जो है निःशुल्क प्राप्त कराया जाए। तो ये सब चीजें इसमें बताई गई हैं, ठीक है। अब हम आगे के जो आर्टिकल हैं जो वो हम देखेंगे 39 से आगे, ठीक है। 1 मिनट
बैटरी देख देता हूँ इसकी, फ़ोन की बैटरी आज डाउन हो रही है थोड़ी सी, तो मैं जल्दी से फटाक दसी आगे के लिख देता हूँ। आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे, और ना समझ में आए हो तो भैया कमेंट कर दे करो, चाहे बेइज्जती मुंह पे मार दे करो, पर मार दे करो, क्योंकि तुम बताओगे जब ही मेरे में सुधार होगा, और मेरे में सुधार होगा तो आपका फायदा होगा और मेरा भी होगा। देखो बच्चों ऐसी बात नहीं भाई जो मेरे। अब देखते हैं कौन सा 39 तक पहुंच गए थे हम। 39 के बाद आता हमारा 40। एक मिनट में ब्लैक मार्कर ले लेता हूं। आर्टिकल कौन सा? आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 हमारा क्या कहता है? 40 हमारा बात करता है ग्राम पंचायत की। ग्राम पंचायत, जो आर्टिकल हमारा 40 है वो ग्राम पंचायत की बात करता है, ग्राम पंचायत की स्थापना की बात, ग्राम पंचायत की स्थापना की बात। देखो भैया राइटिंग पे मत जाइयो, ठीक है, पहले बता रही, राइटिंग पे और लिखने में मिस्टेक पे मत जाइयो, दिल पे मत ले करो, समझ रहे हो? दिल पे मत लियो, दिमाग पे ले लियो चाहे, ठीक है। तो आर्टिकल 40 क्या कहता है? हमारा ग्राम पंचायत की स्थापना की बात करता है, और ये विचारधारा आप सब जानते हैं, गांधीवादी विचारधारा है ये। और क्योंकि गांधी जी ही सबसे ज्यादा ग्राम पंचायतों के विकास की बात करते थे, वे चाहते थे कि जो हमारा जो भारत है वो छोटे छोटे, आप गांधी जी जानते थे कि हमारा जो भारत है वो अधिकतर कहाँ बसा हुआ है? गांव में बसा हुआ है। तो वे छोटे उद्योग, एमएसएमई उद्योगों को, जो छोटे छोटे उद्योग होते हैं उसके विकास की बात करते थे, और वो ग्राम स्तर से विकास की बात करते थे। तो क्या कहा गया? आर्टिकल 40 हमारा क्या करता है? ग्राम पंचायत की स्थापना की बात करता है कि सरकार का एक कर्तव्य है कि वो छोटे छोटे जो ग्राम पंचायत है उसकी स्थापना करे, ताकि एक जीरो लेवल पे विकास हो सके, ठीक है। तो हमारा 40 इसकी बात करता है। अब आते हैं 41 पे। हाँ, आर्टिकल 40, और आर्टिकल 40 हमारा करता है किस चीज की बात करता है? एक मिनट रुक, कुछ लग गया यार। हमारा क्या है? आर्टिकल हमारा 40 किस बात की बात करता है? ये करता है काम पाने की, शिक्षा पाने की बात, काम पाने, शिक्षा पाने, ठीक है। और किस बात की बात करता है? बुढ़ापे में और निःशुल्कता की अवस्था में ये किस चीज की बात करता है? ये काम पाने की बात करता है, शिक्षा पाने की बात करता है, और बुढ़ापे में और निःशुल्कता की अवस्था में, जब आदमी बूढ़ा हो जाए, उसके हाथ पैर रुक जाए, उस टाइम आर्थिक सहायता पाने की बात करता है, आर्थिक सहायता पाने की बात करता है, ठीक है। क्या करता है? ये काम पाने की बात करता है, शिक्षा पाने की बात करता है, बुढ़ापे में और निःशुल्कता की, निःशुल्कता क्या होता है? मतलब जब हमारे हाथ पैर रुक जाएंगे, जब बुढ़ापा आ जाए, उस अवस्था में क्या करता है? ये बात करता है कि उस अवस्था में जो सरकार है हमें आर्थिक सहायता मुहैया कराए, हमें जो है आर्थिक सहायता दे, उस चीज की बात करता है, ठीक है। तो हमारा 41 तक आ गया। अब मैं एक काम करता हूं, सारे आर्टिकल्स लिख लेता हूं, मैं उसके बाद आपको बताऊंगा, ठीक है। तो फिर हम देखते हैं अगले वाले जो हमारे आर्टिकल्स हैं उनके बारे में हम देखते हैं, ठीक है। तो हमारा अगला आर्टिकल्स क्या है? हमारा आर्टिकल है 42। हमारा आर्टिकल 42 क्या कहता है? काम की न्याय संगत और मनोचित दिशाओं में कार्य करने का अधिकार। जो राज्य है वो हमारा जो कार्य है वो ऐसी दशाओं में प्रोवाइड कराएगा, ऐसी दशाओं में देगा जहां पे सही से शौचालय की व्यवस्था हो, जो महिला जो हमारे कामगार हैं वो जो काम करें तो वहाँ शौचालय की व्यवस्था हो,
हमारी न्याय संगत दशाएं हों, ऐसा ना हो कि किसी ऐसी कंपनी में कार्य कराया जाए जहाँ बहुत गंदगी है, मतलब एक इंसान के रहने लायक व्यवस्था हो, ऐसे ही स्थान पर कार्य करने का अधिकार हमारा जो बात ये हमारी कहता, अधिकार नहीं कह सकते पर हमारे जो राज्य है वो ऐसी व्यवस्था का निर्माण करेगा, ऐसे चीज़ों का निर्माण करेगा, ऐसी विधियों का निर्माण करेगा जिससे कि जो कामगार हैं उनको जो है न्याय संगत और मनोचित दशाओं में कार्य करने का व्यवस्था की जाए। ठीक है, जैसे कि आप सब आईएएस अधिकारी बनेंगे या कुछ किसी पोस्ट पे जाएंगे, तो आपके राज्य में या कहीं पे कोई हाईवे बनना है, तो आपको अधिकार है कि उस हाईवे की जांच करने जाए और वहाँ देखें जो वहाँ जो वर्कर्स कर रहे हैं क्या उनके लिए सही से खाने का प्रबंध है, वहाँ उनके लिए सही से पीने का जो पीने योग्य स्वच्छ पानी है उसका प्रबंध है, शौचालय की व्यवस्था है या नहीं है, और नहीं है तो आप जिस कंपनी को टेंडर दिया गया होगा उसे बनाने का उस पर बैन लगा सकते हैं। ठीक है, तो क्या हमारे जो राज्य है उस किस बात की बात करता है, आर्टिकल 42 हमारे किस बारे में चर्चा करता है, हमारा आर्टिकल 42 करता है कि काम की न्याय संगत और मनोचित दशाओं में कार्य करने का अधिकार, ये हमारा आर्टिकल 42 बताता है। और हमारा 43 क्या कहता है, अब आपने काम तो मिल गया, तो जब काम मिल गया तो आपको मजदूरी भी चाहिए, एक मजदूरी ऐसी चाहिए जिससे हमारा जीवन यापन हो सके। तो ये क्या कहता है आर्टिकल 43 इसी बात को कहता है, निर्वाह मजदूरी की बात करता है ये, कि जब आदमी कोई काम करे तो उसे कम से कम इतनी मजदूरी दी जाए दिन की कि वो अपना एक साधारण जीवन जी सके। उसकी जो 3 चीजें की डिमांड होती है किसी व्यक्ति की, कपड़ा रोटी मकान की, वो पूरी हो सके। ठीक है भाई, पूरी होनी चाहिए, ना होंगी तो काम न चलने का, समझ गए, ना समझे हो तो समझा दूं। निर्वाह मजदूरी की बात करता है, ठीक है, उसका जीवन शिष्ट हो सके, एक अच्छा जीवन हो सके, वो अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में भेज सके, आपकी तरियो। ठीक है, आप तो मौज काट रहे बाबा के पैसों पे, समझ गए ना? ना यार, सब लगे पड़े हैं और सभी अपनी मेहनत कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। तो क्या है, शिष्य जीवन के स्तर की बात करता है, समाज की और संस्कृति के विकास की बात, उनका जो समाज है और उनकी जो संस्कृति है उसके विकास हो सके, तो उस चीज की बात करता है कि उन्हें कम से कम इतनी मजदूरी दी जाए, कम से कम इतना पैसा दिया जा सके, उसका जीवन एक आराम से, उसका एक निर्वाह जीवन जिया जा सके, उसे इतनी मजदूरी जाए। पहले क्या था कि पहले जो राजा महाराजा लोग होते थे वो मजदूरों को 1 रुपया देते, मतलब जो भी उस टाइम पे बहुत कम मजदूरी देते थे कि वो अपना खा भी नहीं पाते थे, ऐसी हालत थी। तो ऐसा ना हो अब, तो सरकार इस प्रयास करे, राज्य वो इस चीज़ का प्रयास करे कि कम से कम लोगों को इतनी मजदूरी दी जा सके कि उनका निर्वाह जीवन जिया जा सके। और फिर उसमें क्या था कि हमारा जो एक सबसे बड़ा संविधान संशोधन हुआ था, 42वां संविधान संशोधन 1976 में, उसी में ही इसमें एक 43 क्या जोड़ा गया था एक, इसमें क्या कहा गया था, जब जो लोग उद्योग में काम करते हैं, अब वो 10 साल से बेचारे उस उद्योग को काम कर रहे हैं, तो उनकी मेहनत के बदौलत, उनके खून पसीने के बदौलत ही कोई कंपनी, कोई चीज़ है वो विकास कर रही है। ठीक है, अगर एक कामगार, एक छोटा लेबर या छोटा मजदूर अगर काम सही से ना करेगा तो किसी का कंपनी या किसी भी चीज़ का विकास नहीं हो सकता कभी भी, जो उसका नीचे का व्यक्ति काम ना करे तो। ठीक है, एक बार ऊपर का व्यक्ति काम नहीं करता तो चल जाएगा, नीचे का व्यक्ति काम ना करे तो कभी भी कोई भी चीज़ सही नहीं हो सकती, कभी भी वो विकास नहीं कर सकती। तो उसी प्रकार क्या है, किसी भी उद्योग के लिए क्या था कि जो उद्योग है उसके लिए सबसे नीचे के जो व्यक्ति हैं, जो कर्मचारी हैं, वो बहुत जरूरत है। तो इसमें क्या कहा गया कि उद्योग के प्रबंधन में श्रमिकों के योगदान को सुनिश्चित करना, कि अब जो श्रमिक हैं उन्हें भी जो उद्योग है उसमें क्या है, उनके जो पैसे हैं उनके माध्यम से कि उन्हें शेयर दे दिया जाए कंपनी में। ठीक है, कुछ भी हो उनकी हिस्सेदारी सुनिश्चित करी जाए ताकि उनके प्रबंधन में उनका भी अधिकार हो सके। ठीक है, वे भी उस कंपनी को अपना समझे, अपना अधिकार माने, कुछ चीजें ऐसी हैं कि कंपनी का मालिक उसमें दे ताकि उनका जो प्रबंधन में उनका भी अधिकार हो। ठीक है, कुछ चीजें ऐसी दे जैसे शेयर दे, ठीक है, या उनकी सैलरी में कुछ हिस्से या पार्टनरशिप दे, कुछ मतलब 1% 2% जो भी हो उस चीज को देगा, तो उससे अपनेपन की भावना हुई, कर्मचारी और काम अच्छा करेंगे। ठीक है, तो दिमाग लगाया वैसे इसमें। तो क्या कहे, उद्योगों में प्रबंधन में श्रमिकों के योगदान को सुनिश्चित करना, इस चीज की बात करता है। 44वां क्या करता है, समान सिविल संहिता, ये तो कभी लागू हो ही नहीं सकती भारत में, और आज तक इस पर विवाद है। अरे आज तक कोई भी राज्य से लागू नहीं कर पाया समान सिविल संहिता कि जो हमारे आज देखोगे हिंदू सिविल कोड है, मुस्लिम सिविल कोड है, जो अपनी जो इन चीज़ों को खत्म करके एक ही सिविल कोड बना दी जाए। ठीक है, जो हिंदू विवाह है वो हिंदू सिविल कोड के माध्यम से होते हैं, जो मुस्लिम विवाह है वो मुस्लिम सिविल कोड के हिसाब से होते हैं। तो उन चीज़ों को समाप्त करके एक ही सिविल कोड बनाया दिया, वो हो नहीं सकता। ठीक है, हमारा देश एक सेकुलर देश है कहने के लिए ना, है भी यार, ऐसी बात नहीं है, पर ये चीज़ लागू नहीं हुई है। तो
फिर भी हम बता देते हैं। 44वां क्या कहता है, समान सिविल कोड संहिता की बात करता है। 45वां वही 14 वर्ष तक निःशुल्क शिक्षा की बात करता है, निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा की बात करता है। और अनिवार्य शिक्षा की बात करता है, ठीक है। 14 वर्ष तक भैया, 14 वर्ष तक फ्री में जो राज्य है वो शिक्षा देगा किसी के बच्चों को, ठीक है। नहीं देगा तो विकास नहीं होगा, समझ रहे हो, लेनी जरूर है 14 वर्ष तक। तो निःशुल्क शिक्षा की बात करता है 14 वर्ष तक। 46 में क्या करता है भैया, बहुत ऊंची बात कह रहा है वो। 46 में क्या कह रहा है, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आर्थिक और सामाजिक राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करना और शोषण को रोकना। जो हमारे अनुसूचित जाति के लोग हैं या पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, उनके लिए आर्थिक और सामाजिक न्याय की बात करता है वो, ठीक है। आर्थिक और सामाजिक न्याय दिया जाए उन्हें, और उनके जो शोषण होता था उन्हें, उनके शोषण को रोका जाए, और उनके शोषण के खिलाफ उनके शोषण को रोका जाए, और उन शोषण के खिलाफ उनके जो सरकार ऐसे कानून बनाए, राज्य ऐसे कानून विधि बनाए जिनसे उनका शोषण रुका सके और उनका आर्थिक विकास हो, सामाजिक विकास हो। तो ये जो हमारे जो पिछड़ा वर्ग है उनके लिए न्याय की बात करता है, ठीक है। और इससे अब आते हैं 47। अब ये पियक्कड़ों के लिए हो, किसके लिए, पियक्कड़ों के लिए, जिनके पियक्कड़ लोग हैं उनके लिए है। ये क्या करता है, 47 क्या करता है, नशीली दवाओं और मदिरा पर रोक लगाने की बात करता है। जो नशीली दवाएं हैं या मदिरा है, जो ऐसी चीजें हैं जिससे नशा हो सकता है, उनके एक लाइसेंस के थ्रू ही पीने की बात करता है। तो पर ये क्या है, रोक लगाता है किसी भी नशीली दवाओं पर और मदिरा पर, उस पर बैन करने की बात करता है। जब कुछ राज्यों ने कर भी रखे, जब हमारा बंगाल है उसने बैन कर रखी है, पर कोई फायदा नहीं हो रहा। लोग यहाँ से यूपी से ले जाकर पी, मैं हूँ दबा के पी जा रही है, और ज्यादा पी जा रही है, गवर्नमेंट को टैक्स भी नहीं मिलता, नुकसान भी है। तो इनके कुछ अपवाद भी हैं, और वे अपवाद ही जो हमारे कुछ लोगों ने नीति राज्य डीपीएसपी की जो आलोचना करी है ना, उस चीजों में लिए गए हैं, ठीक है। जैसे इसमें है, जैसे नशीली दवाओं और मदिरा का सेवन नहीं किया जाना चाहिए, पर आप पता ही है लाइसेंस बिट के बट रहे हैं, और ना दिए जाते तो इलीगली पिया जाता, तो उसमें और ज्यादा नुकसान है। तो कुछ अपवाद भी है, तो इसमें जो इसकी जो बुराई है वो इसी आधार पे की गई है डीपीएसपी कुछ इन आर्टिकल्स के माध्यम से, ठीक है। अब 48 क्या कहता है, दुधारू पशुओं की बलि पर रोक। 48 में हमारे जो दुधारू पशु हैं उनकी जो बलि है उस पर रोक लगाने की बात करता है। इसमें तो समझने की कोई बात ही नहीं, डायरेक्ट है कि जो दुधारू पशु हैं उनकी बलि नहीं दी जाएगी। और इसमें 42वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसमें पर्यावरण की रक्षा, आप सब देख रहे होंगे, इस टाइम दिल्ली चिल्ला रही है, चीख के कह रही है कि मेरे यहाँ पोल्यूशन हो गया, हम 50-60 से 60 साल से ज्यादा ना जीने के, क्योंकि जब पोल्यूशन इतना हो रहा, 40 साल की उम्र हो गई। तो भाई पोल्यूशन की, पर्यावरण की रक्षा की बात करता है ये राज्य नीति तत्व कि भैया अपने यहाँ का जो राज्य है उसमें ऐसा राज्य का निर्माण किया जाए, भारत में ऐसा राज्य बने जहाँ पर्यावरण की रक्षा हो, ताकि पोल्यूशन ना हो सके, जीवन स्तर अच्छा हो, लोगों सांस शुद्ध हवा में सांस ले सकें, ठीक है। तो इस बात करता है। अब गलती से 48 के बाद 49 यहाँ लिखा गया मेरे से, तो 49 क्या करता है, ऐतिहासिक इमारतों, स्थानों और वस्तुओं की रक्षा करना। स्थानों, जो हमारे ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया, कुतुब मीनार हो गए, ये इनकी रक्षा की बात करता है, समझ गए ना, समझे, तुम्हारी समझदारी बेकार ना हो गई हो कहीं, समझदारी को विकसित करो अपनी थोड़ी सी। तो क्या है, इमारतों और स्थानों की और वस्तुओं की रक्षा की बात करता है, जो ऐतिहासिक वस्तुएं हैं हमारी, ठीक है, जो हमारी धरोहरें हैं, दादा परदादा से मिली हुई है हमें, ठीक है। और 50 क्या कहता है हमारे, 50 बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत तगड़ी बात है वो, बहुत तगड़ी। कार्यपालिका और न्यायपालिका को पृथक करना। अगर कार्यपालिका न्यायपालिका एक जगह मिल जाएगी तो न्यायालय स्वतंत्र रूप से किसी निर्णय को नहीं दे पाएगी। तो इसलिए हमारे जो संविधान निर्माताओं ने, उन्होंने दिमाग लगाया, और दिमाग लगा के इस आर्टिकल के माध्यम से जो कार्यपालिका है उसे न्यायपालिका से पृथक करा है। और इस बात को हमारे 50 में कहा गया है, आर्टिकल 50 में इस बात को कहा गया है, जो हमारे कार्यपालिका है वो न्यायपालिका से पृथक होगी, ठीक है। और 51 में क्या गया है, अंतरराष्ट्रीय शांति स्थापित करने में योगदान करना। जो अंतरराष्ट्रीय शांति है ना, हम उसमें क्या करेंगे, योगदान देंगे, ठीक है। जैसे विश्व शांति दिवस मनाया जाता है, ठीक है, जैसे हम यूएन पीस में हम अपनी जो आर्मी को भेजते हैं शांति स्थापित करने, तो हमारा कर्तव्य होगा कि हम जो पूरा विश्व है उसमें शांति स्थापित करने में अपना योगदान दे। तो ये बात किसमें कही है, 51 में, ठीक है। तो ये सब बातें हमारे आर्टिकल समाप्त होते हैं। और जब समाप्त होते हैं तो अब इसमें कुछ चीजें मैं आपको ऐसी ओरली बता देता हूँ। मेन चीजें यही हैं, आप इन चीजों को लिख लेना, इनके नोट्स बना लेना। और किसी को नोट्स वैसे चाहिए तो मैं उसको, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं उसको वैसे नोट्स भी दे सकता हूँ, ठीक है, जो अब मेरे थ्रू बनाए हुए हैं।
वैसे इनमें देख के बनाओगे तो आपको अच्छा रहेगा, ज़्यादा आपको समझ में आएगा और अच्छी भी आपको अच्छे समझ में आएगा। और इसके बाद मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ। इसमें कुछ चीज़ें इनकी आलोचना भी कही थी। जैसे आलोचना यहाँ क्या थी, जब मदिरा वाले पर, कि मदिरा की, जैसे इसमें मदिरा में क्या था कि मदिरा बिक रही है, इस पर रोक लगाने की बात करती है। तो इसमें कुछ क्या है कि इसमें जो राज्य नीति निर्देशक हैं भाई स्पष्ट नहीं है, सही से स्पष्टता की कमी है, इस बात पे आलोचना की है। ये गैर न्यायोचित है, सबसे मेन बात। इस चीज़ को लेके बहुत सारे विद्वानों ने इसकी आलोचना की है। दो ही चीज़ें देख लीजिए आप, एक तो न्यायोचित नहीं है, मौलिक अधिकारों की तरह इन्हें कोर्ट में हम चुनौती नहीं दे सकते। दूसरा, इनकी स्पष्टता की कमी है इनमें, ठीक है। तो इन चीज़ों के आधार पर इनमें कुछ आलोचना की गई है। और फायदा इनसे यही है कि फायदा राज्य इनके क्यों, राज्य के हमारे लिए क्यों यूजफुल है कि ये, ताकि राज्य ऐसे समाज का निर्माण कर सके जिसमें सुदृढ़ विकास हो सके लोगों का, ठीक है, शांति स्थापित हो सके, सभी लोगों को आर्थिक सामाजिक राजनीतिक न्याय मिल सके, सभी को एक समानता आधार से जीवन यापन करने का, रोजगार मिलने का अधिकार हो, रोजगार मिले, अपना जीवन स्वस्थ तरीके से जी सके। तो ये सब चीज़ें इसमें बात की गई थी, ठीक है। अब कुछ चीज़ें हैं कि मौलिक अधिकार और राज्य के निर्देशक तत्वों में डीपीएसपी में क्या डिफरेंस है। तो मैं 2-3 डिफरेंस आपको ऐसे ही बता देता हूँ। पहला है, वे न्यायोचित है, डीपीएसपी न्यायोचित नहीं है, ठीक है। वे प्रत्येक व्यक्ति को दिए गए हैं, ये किसी प्रत्येक व्यक्ति को नहीं, ये समाज को दिए गए हैं, ठीक है। तीसरा इसमें कह सकते हैं हम कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते हैं उनमें क्या होता है कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते हैं, ये जो होते हैं, एक तो गैर न्यायोचित हो गए हमारे, ठीक है, और दूसरा एक व्यक्ति के खिलाफ दिए जाते हैं, वो व्यक्ति में नहीं दिए जाते। तीसरा क्या कह सकते हैं हम, सोचो कुछ और डिफरेंस बना सकते हैं हम, आप भी बना सकते हो खुद भी। बस 2 डिफरेंस बहुत है, ज़्यादा डिफरेंस आते नहीं है, क्योंकि डिफरेंस करने के लिए नहीं आते, मैं आपको वैसे ओरली बता रहा था। तो वैसे 2 ही डिफरेंस मुझे फिलहाल इस टाइम ध्यान आ रहे हैं। बाकी अगर आपको चाहिए होंगे तो मैं और डिफरेंस विस्तृत करके बना के और बता दूंगा, ठीक है। तो चाहिए होंगे तो बता देना आप। तो आई होप आपको समझ में आया होगा चैप्टर, और मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।